Hello everyone. Hello everyone. Welcome back to Aram Mental Wellness podcast series. Thank you for staying tuned with us. Today we are going to talk about what actually happens in therapy. So since we have already told them कि कौन थेरेपी में आ सकता है, क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल कंसर्न्स, आज हम बात करेंगे दैट बीट क्लिनिकल कंसर्न्स नॉन क्लिनिकल कंसर्न थेरेपी में होता क्या है. Yes. जो क्यूरियोसिटी होती है ना, डोर के बाहर बैठ के अंदर चल क्या रहा होगा, True. तो वो क्यूरियोसिटी के लिए हम आज जवाब देने वाले हैं. जस्ट टू गिव यू अ डिस्क्लेमर कि थेरेपी कोई फिक्स स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है Right. कि ऐसा ही होगा, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 नहीं, ऐसा नहीं है. सो विथ एवरी क्लाइंट डिपेंडिंग अपॉन द कंसर्न वो अलग रहता है. लेकिन आज हम बात करेंगे ब्रॉडली इन जनरल कि क्या क्या चीजें थेरेपी में हो सकती है Right. और जनरली बीट थेरेपी या काउंसलिंग क्या होता है. So थेरेपी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ सेफ स्पेस. एक ऐसी स्पेस जहाँ पे कोई भी आके बिल्कुल ही केयर फ्री बैठ सकता है, क्योंकि उसको पता है कि ये स्पेस एकदम ही नॉन जजमेंटल है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज कॉन्फिडेंशियलिटी, कि हम क्लाइंट को एक ट्रस्ट दिलवाते हैं कि आपकी बात यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाएगी. विदाउट दिस द क्लाइंट माइट नॉट बी एबल टू ओपन अप, क्योंकि बाहर उनको वही डर लगता है ना कि मैं किसी को बता दूंगा और वो फैला देगा बात. तो बिकॉज ऑफ दैट वो काफी लेयर्स ओपन नहीं करते बाहर, जो यहाँ थेरेपी में आके कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम सेफ स्पेस, अपार्ट फ्रॉम कॉन्फिडेंशियलिटी, व्हाट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि हमारा थेराप्यूटिक अलायंस क्या है. हम क्लाइंट को कितना अच्छे से ऐसा फील करवा सकते कि ओके यू आर ओपन टू, यू कैन ओपन अप हियर. हम ऐसा रैपो एस्टैब्लिश कर सकते हैं उनके साथ, राइट. एंड विथ ऑल दिस फर्स्ट एसेंशियल स्टेप्स तभी क्लाइंट ओपन अप हो पाएगा, ऐसे कंफर्टेबल फील कर पाएगा. उनको लगेगा कि हाँ ये जगह थोड़ी सेफ तो है कि मैं ओपन अप हो सकता हूँ विदाउट एडिशनल लेयर्स, विदाउट एडिशनल फिल्टर्स. एंड विदाउट दिस क्लाइंट अच्छे से हिस्ट्री नहीं बता पाएगा. एंड along with safe space creation that we do. See, safe space मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि ये कमरा या ये कुर्सी मेरी safe space है. It has not to do with the space but the relationship we create in the space. True. तो वो होता है इनिशियली जहाँ पे क्लाइंट और थेरेपिस्ट दोनों ही काम करते हैं. एंड अलॉन्ग विद दिस थेरेपिस्ट क्या करता है, मतलब थेरेपिस्ट अपने दिमाग में क्या कर रहा होता है, दो चीज़ें. कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग कि क्लाइंट को कब से कंसर्न्स हैं, कितने सालों से हैं, कितनी इंटेंसिटी में है, इसके अलावा क्या क्या और सिम्टम्स हैं, या उनके परिवार में किसको है, बचपन कैसा रहा, वर्क प्लेस पे क्या इश्यूज हैं, फैमिली में क्या हिस्ट्री या इश्यूज हैं, एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल. ट्रू. सी इट इज सेम एज जैसे आप किसी फिजिशियन के पास जाते हो, डायबिटीज लेकर जा रहे हो, वो एक बार तो रूल आउट करेंगे, पूछेंगे कि भाई ब्लड प्रेशर है, ऐसा कुछ होता है, थकान होती है, विटामिन डेफिशिएंसी है, टू मेक अ कलेक्टिव पिक्चर, टू मेक अ होल पिक्चर. तो सेम while the client is talking and feeling comfortable, शेयर कर रहे हैं अपना, थेरेपिस्ट और द क्लिनिशियन कीप्स इन माइंड ऑल द इंफॉर्मेशन, जिसे हमारी भाषा में कहते हैं हिस्ट्री लेना. तो वो एक चीज होती है. सेकंड होता है along with the history और sometimes after the history is assessment. कई बार लोगों को ये नहीं पता होता that like physical examinations there are psychological examinations also for everything possible. Right. आपको अपना IQ चेक करना है, आपको लर्निंग डिसेबिलिटी है या नहीं चेक करनी है, डिप्रेशन कितना है, एंजाइटी कितनी है, कौन से टाइप की एंजाइटी है, या फिर माइंडफुल आप कितने हो, आपको पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी है या नहीं, आप असर्टिव हो कि नहीं, जो भी आप चेक करना चाहते हो. आप किस टाइप के पेरेंट हो, तो पेरेंटिंग स्टाइल पे क्वेश्चनेयर्स हैं, या फिर आपकी अटैचमेंट पैटर्न अपने पार्टनर से कैसी है, आपकी रिलेशनशिप में सेटिस्फैक्शन कितना है. हर चीज को असेस करने के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास स्टैंडर्डाइज्ड वैलिडेटेड टूल्स हैं. जस्ट गिविंग यू अ वेरी स्मॉल अंडरस्टैंडिंग हियर. जैसे हम कोई ब्लड रिपोर्ट देखते हैं, वहाँ पे एक रेंज आती है कि हीमोग्लोबिन अगर इतने से इतना है मेल में तो नॉर्मल हुआ, इतने से इतना है तो फीमेल में तो नॉर्मल हुआ. सेम साइकोलॉजिकल असेसमेंट को भी ऐसे ही बनाया जाता है कि ये एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे, अगर ये स्कोर आया, अगर ये वाली मतलब इतनी इंटरप्रिटेशन आई, तो मतलब ये नॉर्मल है, या ये हाई डिप्रेशन है या लो डिप्रेशन है, सामान्य भाषा में व्हाटएवर. तो हिस्ट्री के साथ साथ और हिस्ट्री के बाद होता है असेसमेंट, जो दोनों चीजों के लिए हो सकता है. एक क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए,
मान लो डिप्रेशन एंजाइटी का डायग्नोसिस देना है या पर्सनालिटी इश्यू है, तो उसके लिए भी डायग्नोस्टिक टूल्स हैं जिसके प्रॉपर बकायदा रिपोर्ट्स बन के हम पेशेंट्स को देते हैं। और सेकंड, व्हाट वी डिस्कस लास्ट टाइम, द नॉन क्लिनिकल कंसर्न्स। तो जो नॉन क्लिनिकल कंसर्न्स है उसके लिए भी असेसमेंट होते हैं जो हम क्लाइंट से करवाते हैं, ताकि एक ऑब्जेक्टिव एविडेंस मिले कि जब इंसान ने थेरेपी शुरू की तो उनका ये एक्स चीज का ये लेवल था, और फिर हम चेक कर सके कि 10 सेशन बाद वो लेवल कितना था, फर्क पड़ा या नहीं। राइट खैर ये कंपलसरी नहीं है कि असेसमेंट करना ही करना है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है, बट यस, creating safe space, taking history, doing assessment, and hence making a diagnosis is something that happens in therapy. Again, diagnosis बनाना बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। राइट मेरे 70% से ज्यादा क्लाइंट का मैंने कोई डायग्नोसिस नहीं बनाया, क्योंकि है भी नहीं, और जरूरी नहीं है हर क्लाइंट कोई डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में फिट हो, ठीक है। तो इट इज अ ऑप्शनल थिंग, राइट बट यस, जस्ट शेयरिंग द प्रोसेस कि ये चीजें इनिशियल 4-5 सेशन में साइमल्टेनियसली होती रहती है। right absolutely and after assessment after diagnosis what comes in picture is psychoeducation कि हम इधर क्लाइंट को या तो फिर इन्फॉर्मेंट को साइको एजुकेट करवाते हैं कि ये डायग्नोसिस का रूट कॉज क्या है, राइट। तो हम उनके करंट कंसर्न्स को ट्रैक डाउन करते 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 वहां तक ले जाते हैं कि ये बाहर कैसे निकला, ये हुआ कब से स्टार्ट, राइट। तो क्लाइंट को भी पता चले कि ओके ये अभी का नहीं है, इट वाज बिल्डिंग अप फॉर सो मेनी इयर्स नाउ। सो दैट इज वन कि क्लिनिकल केस में हम जैसे कि एंजाइटी हो गया तो वो एंजाइटी को राइज किसने दिया, हम उनको वहां तक लेके जाते हैं, वी हेल्प देम कनेक्ट द डॉट्स। और दूसरा जो नॉन क्लिनिकल पेशेंट्स होते हैं उनके लिए हम उनके पैटर्न्स को समझाते हैं कि ये आपकी पैटर्न क्यों है, मैं क्यों नेगेटिव लोगों से इजीली अटैच हो जाती हूँ, मैं क्यों पीपल प्लीज करती हूँ, मेरे अंदर क्यों बाउंड्रीज की टेंडेंसीज नहीं है। तो हम उनको वहाँ पे भी डॉट्स कनेक्ट करवाते हैं कि ये सब तो आपके लीव्स है बट उसके रूट्स क्या है, हम उनको थ्रू साइको एजुकेशन समझाते हैं ताकि क्लैरिटी मिले उनको। बिल्कुल, एंड नॉट जस्ट क्लैरिटी, व्हाट हैपेंस इज, सी, मतलब मान लो अगर आप आपके साथ 2-3 महीने से ऐसा हो रहा है कि घर का काम नहीं हो रहा है, कुछ चीजों का मन नहीं लग रहा है, राइट इंसान जब हमारे पास आता है अपने आप को ब्लेम करते करते आते हैं कि मैं तो लेजी हूँ, मैं तो बुरी माँ हूँ कि मैं बच्चे का टिफिन तैयार नहीं कर रही हूँ। जब साइको एजुकेट करते हैं ना, तब लोगों को समझ में आता है दैट ओ इट वाजंट मी टू बी ब्लेम्ड, it was my depression to be blamed for these thoughts. ट्रू। और if you remember what we discussed last time कि अगर वो जो बच्चा है जिसको ये थॉट आ रहे हैं कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ और मेरे माँ बाप इसकी वजह से मर गए तो वहां पे भी सेम साइको एजुकेट करते हैं दैट दीज आर इंट्रूसिव थॉट्स और ये सही नहीं होते, एंड दिस डजंट मीन कि आप बुरे हो बेटा, ऐसा नहीं है। सो यू नो साइको एजुकेशन इन इटसेल्फ इज सो थेरेप्यूटिक फॉर पीपल, क्योंकि नहीं पता होता कि अच्छा ये मतलब यहाँ पे मुझे ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, ये मुझे डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है। सेम एज कि भाई अगर मैं रात को घर आके थक जाती हूँ, रोज कुछ भी नहीं कर पाती, तो इट डजंट मीन मैं लेजी हूँ, B12 D3 डिफिशियंसी है शायद। तो सेम कि मैं लोगों के बीच में बोल नहीं पाती, मेरी धड़कनें बढ़ जाती है, पसीने छूट जाते हैं, इट्स माई एंजाइटी टू बी ब्लेम्ड। मेरा मूड नहीं रहता, इट्स माई डिप्रेशन टू बी ब्लेम्ड। राइट। तो साइको एजुकेशन में वो एक्सप्लेनेशन होता है। एंड द पैटर्न पार्ट दैट यू मेंशन, नो, कनेक्टिंग द डॉट, प्लीज रिमेंबर अनलाइक लॉट ऑफ नॉन साइकोलॉजिकल प्रोफेशनल्स जो कि डॉट्स कनेक्ट करते हैं बहुत अलग अलग थियोरीज यूज करके, या फिर rather I would honestly say randomly, psychologists connect these dots using evidence based theories. True. तो हम वो randomly नहीं बोलते कि अरे आप ये कर रहे हो मतलब तो उसका ये कारण होगा, नहीं। इनफैक्ट कितने पेशेंट को तो हम दिखाते भी है रीडिंग मटेरियल, ये देखो अगर आपका ये पीपल प्लीजिंग फॉर एग्जाम्पल टेंडेंसी है तो उसका पॉसिबल थियोरी इज दिस। क्योंकि हमने पढ़ाई की है ना 6-7-8 साल उस चीज के ऊपर। राइट, तो हमें हर डिसऑर्डर का या हर नॉन क्लिनिकल कंसर्न का एक, जैसे हमारी भाषा में कहते हैं मॉडल या फॉर्म्यूलेशन, वो हमें पता रहता है। तो हम वो पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि देखो क्यों आपको ये डिसऑर्डर हुआ, या ये डिसऑर्डर जिसको भी होता है क्यों हो सकता है, कितना लंबा चलेगा,
क्या करने से ठीक हो जाएगा, या फिर ये जो पैटर्न है, Right. जो स्वभाव है, उसमें एग्जैक्टली आपके चाइल्डहुड का क्या रोल है. Yes. अभी शायद सुनने में लग रहा होगा इट इज सो बेसिक, बट इट इज नॉट. मोस्ट पीपल दे डू नॉट नो. इट्स Yes, क्वाइट ऑब्वियस. of course. मुझे भी मेरी फील्ड के अलावा चीजों का मॉडल या रीजन नहीं पता. तो साइको एजुकेशन, दिस क्रिएशन ऑफ सेफ स्पेस, इन सब में जो 5-6-7 सेशन लग सकते हैं, बट यहीं से थेरेप्यूटिक प्रोसेस शुरू हो जाती है. Yes. क्योंकि लोगों को एक रीजन या लेबल मिल जाता है, तो थोड़ी एक शांति मिलती है, एक कंफर्ट मिलता है दैट ओके, like Right. this is what it is. Right. And I think another benefit of psychoeducation is कि काफी बार I've seen काफी clients आके बैठते हैं, थे इनिशियल सेशंस में तो वो ऐसे हो जाते हैं कि यार मुझे लोगों को बताना नहीं है, वो स्टिग्मा है. सो थ्रू साइको एजुकेशन वी आल्सो हेल्प देम डीस्टिग्मेटाइज कि इट्स ओके, इट्स वेरी नॉर्मल. हम उनको नॉर्मलाइज करते हैं, वैलिडेट करते हैं काफी बार कि आप जो फील करते हो दैट इज एब्सोल्युटली वैलिड. Right, so that also helps the client to a very larger extent. या ऑफ कोर्स, क्योंकि वही लॉजिक काम करता है ना. मेरे घर में बिजली गई है, कोई बात नहीं, बाजू वाले के घर में है क्या, तो Yeah, we're like, अगर okay. वहां पे भी गई है, अच्छा फिर ठीक है. है. तो इट्स सेम. जब हम कभी कभी जब डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, या इनफैक्ट जस्ट गिविंग देम अ नेम टू इट, और वो खुद गूगल करते हैं, या फिर हम कुछ एविडेंस बेस्ड डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, तब क्लाइंट को लगता है ओके ठीक है यार, कोई बताता नहीं है, पर बहुत सारे लोगों को इंडिया में डिप्रेशन है, Yes. बहुत सारे लोगों को ये एक्स डिसऑर्डर हो सकता है, तो मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, या मैं अकेली पागल नहीं हूँ, या कुछ वियर्ड नहीं हूँ. Right. दिस इज समथिंग पॉसिबल. और उसी जगह से एक एज आई सेड, एक कंफर्ट, एक रिलीफ मिलना शुरू हो जाती है. थोड़ा सा चेंज आना, या सेल्फ डाउट या नेगेटिविटी हल्का हल्का सा कम हो जाना शुरू हो जाता है. Yes. Self awareness भी कहीं ना कहीं some pinch and parts of that. Yes. Yeah. So then comes finally the stage of working through, in the sense कि जो पैटर्न्स आइडेंटिफाई की, या जो डिसऑर्डर का डायग्नोसिस मिला, या जो भी चीफ कंप्लेन्स पेशेंट ने बताई, बीट नींद नहीं आना, भूख नहीं लगनी, मन नहीं लगना, मूड नहीं आना, या कुछ विचार आना, ओवर थिंकिंग, वट एवर इट इज, उन कंप्लेन्स पे स्टैंडर्डाइज साइंटिफिक थेरेपीज अप्लाई होती है. गिविंग यू फ्यू सिंपल एग्जाम्पल्स, एंड अगेन अ डिस्क्लेमर, नो नीड टू गूगल इट और नो इट ऑल, वो हमारा काम है, आपका नहीं है, बट जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स के होता क्या है. फॉर एग्जाम्पल, वी स्टार्ट विथ मेकिंग द क्लाइंट मोर अवेयर, है ना, कि कहाँ पे आप रिएक्ट कर रहे हो वर्सेस कहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहे हो. जनरली लोग आके क्या कहते हैं कि जब जब भी ऐसा होता है मुझे गुस्सा आ जाता है, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा थ्रू प्रोसेस होमवर्क एक्सप्लोर करते हैं कि जब आपको ये एक्स सिचुएशन हुई और आपने एंगर, गुस्सा फील किया, तो वो गुस्सा फील करने के पीछे शायद कोई थॉट है, कोई विचार है जिसकी वजह से गुस्सा आया. फॉर एग्जाम्पल, इसने मेरा क्यों नहीं सुना, हर बार लोग मुझे ही क्यों ऐसा करते हैं, हर बार मुझे ही क्यों इग्नोर किया जाता है. So probably a thought like this is leading to anger and not the situation in itself. तो ये चीज़ों को लेकर हम लोगों को अवेयर कराते हैं. अवेयरनेस के लिए कभी कभी हेल्प करते हैं टूल्स ऑफ माइंडफुलनेस, है ना. हमें आदत ही नहीं होती कि हम हमारे ब्रेन में, मतलब दिमाग में झांके बैकग्राउंड में कि चल क्या रहा है, ऑटो पायलट मोड पे चलते रहते हैं, या रादर दौड़ते रहते हैं. तो थ्रू माइंडफुलनेस टेक्निक्स, जिसमें बहुत चीज़ें आती हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स, डेली एक्टिविटी की माइंडफुलनेस टेक्निक, प्रेजेंट मोमेंट में रहने की टेक्निक वगैरह यूज़ करके लोगों को अवेयर कराते हैं अपने रिएक्शंस को लेकर. जब अवेयर होते हैं, थोड़ा सा थॉट पैटर्न समझ में आती है कि भाई जब भी मुझे बॉस के केबिन में बुलाया जाता है, मुझे पहला थॉट आएंगे, मुझे डांटेंगे, आज तो पड़ेगी, एंड दैट थॉट इज क्रिएटिंग फियर. तो पहला स्टेप होता है कि हम वो थॉट आइडेंटिफाई कराएं कि भाई मुझसे डांटी पड़ेगी, मेरा तो काम खराब ही होता है, मेरे साथ तो हर कोई ऐसा ही करता है, वॉट एवर इज द थॉट. तो पहले वो थॉट आइडेंटिफाई होगा, फिर हम थ्रू थेरेपी, थ्रू टॉकिंग उस थॉट के डीप में जाते हैं कि ये थॉट आ कहाँ से रहा है, क्यों दूसरा एम्प्लॉय बड़ा कॉन्फिडेंट होके जा रहा है, उसको तो नहीं ये थॉट आ रहा है, मुझे ही क्यों ये थॉट आ रहा है. देयर हैज टू बी सम लॉजिक, नो. तो हम उस थॉट के डिटेल में, डीप में जाते हैं कि भाई इस थॉट को लेकर क्या बिलीफ है उस इंसान की,
क्या एटीट्यूड है उस इंसान के जिसकी वजह से ये थॉट्स आ रहे हैं वगैरह वगैरह. बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हम ब्रॉड से डीप जाते हैं टू अंडरस्टैंड कि दिमाग में विचार क्या आ रहे हैं. नाउ ये विचार जब क्या आ रहा है वो समझ में आती है, उसके बाद बहुत टेक्निक्स होती है जो शेयर करते हैं इन विचारों को चेंज करने के लिए. आई एम श्योर सबने एक कॉमन चीज सुनी होती है अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स से, नेगेटिव क्यों सोच रहा है, Right. पॉजिटिव सोचना. पर यार कोई ये तो बताओ कि कैसे पॉजिटिव सोचना है, या लाइक लिटरली ये बताओ कि कैसे नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है. Right. इट्स लाइक टेलिंग समवन हु डजंट कुक कि अरे क्या हो गया बना देना रोटी. अरे पर कैसे बनाना है बताओ तो सही, प्रोसेस तो बताओ, टेक्निक्स तो बताओ, टिप्स और ट्रिक्स तो दो, या एक आध वीडियो ही दिखा दो. Right. राइट. तो जब मेंटल हेल्थ की बात आती है तो लोग बहुत कैजुअली बोल देते हैं अरे इसमें क्या बड़ी बात है, पॉजिटिव सोच. और हम उसी का ट्रांसलेशन और प्रोसेस बताते हैं कि एक्चुअली नेगेटिव थॉट या एनी थॉट को एक प्रोडक्टिव थॉट में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है. बहुत सारी अगेन साइंटिफिक टेक्निक्स है जो हम यूज करते हैं. नाउ दिस वाज अबाउट some glimpse of cognitive behavior therapy और mindfulness based interventions, जहाँ पे काफ़ी एक्सप्लोरेशन होता है, काफ़ी समझ में आती है चीज़ें और यूजिंग दैट चेंज करते हैं. कुछ ऐसी टेक्निक और कुछ ऐसी थेरेपीज भी है जो इंसान को लिटरल स्किल ट्रेनिंग देती है. एंड द स्किल ट्रेनिंग पार्ट इंक्लूड्स फॉर एग्जाम्पल वन थिंग जिसे हमारी भाषा में एक्सपोजर थेरेपी कहते हैं, कि मान लो किसी को अंधेरे से डर लगता है तो एक ग्रेजुअली सिखाते हैं, थेरेपिस्ट और पेशेंट दोनों साथ में मिलके करते हैं कि मान लो इस रूम में डिम लाइट हो, वहाँ से शुरू करते हैं. जब रूम में है पेशेंट तो जो भी एंजाइटी टेंशन फियर हो रहा है उसको डील करने के लिए क्या टेक्निक्स ऑन द स्पॉट यूज कर सकते हैं, फिर थोड़ा और अंधेरा करके, फिर थोड़ा और अंधेरा करके, वैसे. तो एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं. दैट इज वन. अनदर इज लेट्स से सोशल स्किल ट्रेनिंग. बहुत सारे लोग जो बाकी बताते हैं कि शाय है या कम्युनिकेट नहीं कर पाते कॉन्फिडेंटली या बॉडी इमेज बहुत वीक है, तो वहाँ पे अगेन थेरेपिस्ट बिकम्स द इंटरव्यूअर एंड क्लाइंट बिकम्स द क्लाइंट. Right. और उस चीज़ का भी रोल प्ले करते हैं, सिखाते हैं कि कैसे बेटर कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे बेटर कॉन्फिडेंस डिस्प्ले कर सकते हैं वगैरह. थर्ड थिंग इज अबाउट रिलेशनशिप और इवन इमोशन रेगुलेशन. बहुत लोग हैं जो अगेन कहते हैं कि बहुत गुस्सा आता है, तो ये ले डायलॉग थेरेपिस्ट नहीं मारते कि अरे गुस्सा मत करो, शांत रहो, गुस्से से खून जलता है. नहीं, हम एक्चुअली टेक्निक सिखाते हैं कि गुस्से को कम करने के लिए या जब गुस्सा आता है तो आप क्या कर सकते हैं. या हमने लास्ट टाइम बाउंड्री सेटिंग वगैरह की बात की, तो ये कि बाउंड्री सेट करने के क्या रूल्स हैं, कैसे सेट कर सकते हैं. थेरेपिस्ट और क्लाइंट मिलके रोल प्लेज करते हैं कि अच्छा आपको फ्रेंड के साथ बाउंड्री सेट करने में प्रॉब्लम है, चलो लेट्स डू अ रोल प्ले एंड लर्न हाउ टू डू दिस. तो ये सारी एक्चुअल टेक्निक्स हैं जो क्लाइंट और थेरेपिस्ट सेशन में करते हैं, और वही चीज़ फिर क्लाइंट अपने रियल सेटिंग में, थेरेपी के बाहर की सेटिंग में अप्लाई करते हैं. ऑब्वियसली एक एक स्टेप में पहले कुछ होमवर्क देते हैं, थोड़ा सा इजी सा, फिर डिफिकल्ट सा, फिर और डिफिकल्ट. लेकिन ये टेक्निक्स हैं जो हम यूज करते हैं एज अ पार्ट ऑफ स्किल ट्रेनिंग. देयर इज एन एंटायर थेरेपी कॉल्ड डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, जहाँ पे बहुत अलग अलग स्किल सिखाई जाती है, और जो कोई डिसऑर्डर के लिए ही है ऐसा नहीं है. वहाँ पे आप माइंडफुल कैसे रहना है वो भी सीख सकते हो, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना भी सीख सकते हो. एक्सट्रीम डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन में जहाँ पे शायद इतना गुस्सा आ रहा, इतना मन करा कि मग उड़ा के फेंक दूं, उसको भी कैसे एक्सेप्ट करके रिलैक्स रहना है, वो भी सीखने की टेक्निक्स टिप्स वहाँ पे लिटरली लिखी हुई है. एंड ऑल्सो द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पार्ट, कि क्या सही होता है, कैसे टॉक्सिसिटी को आइडेंटिफाई करे, बाउंड्री कैसे सेट करे वगैरह. तो ये सारी भी थेरेपी टेक्निक्स है जहाँ पे लिटरल डूएबल चीजें लिखी है, एंड अगेन नॉट जस्ट रैंडम सजेशंस और फिलोसॉफिकल बातें, ऑल ऑफ इट वेरी एविडेंस बेस्ड. 50-500 लोगों पे ये थेरेपी ट्राई हो चुकी है, एफिशिएंट प्रूव हुई है, हेंस पब्लिश हुई और होती है. सो दीज आर द थिंग्स, द टेक्निक्स दैट वी डू टू
work through. And there are many more which Rahi can throw some light on. डेफिनेटली. सो वन सच अनदर इज रिलैक्सेशन टेक्निक. कि उसमें क्या होता है कि जैसा हमने पिछले पॉडकास्ट में बात किया था कि माइंड और बॉडी कनेक्टेड होता है, बट काफी बार हमने बताया कि जैसे हम बहुत लो फील करते हैं तो इमोशंस उतरते हैं हमारी बॉडी में, इट समवेयर पार्क्स, तो हम रिलैक्सेशन टेक्निक करवाते हैं, उनको अलग अलग फॉर्म की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताते हैं. और जैसा मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था, ऐसा नहीं कि अलग से जाके मुझे बैठना पड़ेगा. अब जो डेली एक्टिविटीज करते हो ना, हम उसमें भी माइंडफुलनेस इंट्रोड्यूस करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट एक अलग ही बहुत ही अच्छा टेक्निक है जो है ग्राउंडिंग टेक्निक. उसमें क्या होता है अगेन कि हमारा माइंड और बॉडी सिंक में बैठता है. हम जो ऐसे लोग इजीली आके बता देते हैं ना कि मैं बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, जोन आउट हो जाती हूँ, वो हमें खींच के वापस प्रेजेंट में लेके आते हैं. सो दोज आर ब्यूटिफुल रिलैक्सेशन टेक्निक्स. फिर जब नींद नहीं आती उसके लिए भी काफी टेक्निक्स होती है, तो हम ये सब उनको थेरेपी में करवाते हैं और उनसे बताते हैं कि आप बाहर जाके ये ट्राई भी करो. एंड मैम अलॉन्ग विथ रिलैक्सेशन टेक्निक्स काफ़ी टेक्निक्स बच्चों के लिए भी होती है, बच्चे अडल्ट सभी के लिए होती है. जैसे कि मूवमेंट थेरेपी आजकल वो बहुत ट्रेंडिंग है कि हम ऐसे उनको बोलते हैं कि ठीक है आप खड़े हो जाओ, मेक योर सेल्फ कम्प्लीटली कंफर्टेबल, और फिर उनको बोलते हैं कि ओके मूव योर बॉडी, फील वेर यू आर फीलिंग द इमोशन, फील वेर यू आर फीलिंग ऑल द सैडनेस. और ऐसे मूवमेंट के थ्रू हम उनके इमोशंस को प्रोसेस करवाते हैं. और जैसे ही वो मूव करते हैं दे कैन फील ओके मेरे इमोशंस सारे ऐसे प्रोसेस हो रहे हैं. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फॉर्म टू रेगुलेट योर इमोशंस. अलॉन्ग विद दैट एक आती है आर्ट थेरेपी. आई यूजुअली यूज दिस विथ किड्स. मैं उनको सीधा बहुत ही सिंपल उनको पकड़ा देती हूँ एक कागज की, ठीक है जो भी दिमाग में आ रहा है ना सब स्क्रिबल कर लो, जितना जोर से स्क्रिबल करना है. आई डू दिस विथ अडल्ट्स एज वेल कि ठीक है सब निकाल दो, हमें कहाँ ये पेपर या कुछ भी कहाँ लेके जाना है. सो आई मेक देम स्क्रिबल इट आउट. फिर मैं उनको काफी बार बताती हूँ कि ओके इफ यू हैव टू गिव और नेम योर इमोशन या ड्रॉ योर इमोशन. अब वो इमोशन को कैसे ड्रॉ करोगे. सो आई दिस क्लाइंट जो ऐसे मॉन्स्टर ड्रॉ करते हैं, जो ऐसे विच ड्रॉ करते हैं, दे नेम इट. जैसे मैं उनको पूरा ड्रॉ करवा देती हूँ ना, आई आस्क देम टू नेम दैट. तो काफी बार ऐसे बच्चे आके बताते हैं कि नो मैम दिस इज इनसाइड आउट 3, मेरे सारे इमोशंस है एंड नाउ आई एम नेमिंग दैट. That is also a very beautiful form to express your emotions. कि हम suppress ना करें और एक बहुत ही अच्छे वे से it gets out of my body. Yeah, so वही ना, that's the beauty of what happens inside the therapy room. Right. बातें मतलब टॉक थेरेपी भी है, आपके विचारों पे भी काम हो रहा है. अगर ज़रूरत है तो इमोशंस को एक्सप्रेस करने पे या एक हेल्दी तरीके से बाहर निकालने पे भी काम हो रहा है. अगर एंजाइटी है तो रिलैक्सेशन पे भी काम हो रहा है. अगर स्लीप इश्यूज है तो स्लीप हाइजीन और उसके लिए जो स्पेसिफिक मेडिटेशंस है उस पे भी काम हो रहा है. एंड जस्ट टू ऐड वन थिंग हियर, ऐसा नहीं है दैट इट्स जस्ट फुल ऑफ अप्रोचेज या स्पेसिफिक टेक्निक. बहुत सारे इंट्यूटिव बेस्ड टेक्निक्स होते हैं. कभी कभी तो ये भी होता है कि कुछ एक दो सवाल ही होते हैं जो हम राइट पॉइंट पे पूछते हैं. Yes. और जब पेशेंट उसका जवाब सोचता है और बहुत सारी चीजें आंखों के सामने क्लियर हो जाती है. Yes. तो वो एक्सप्लोरेशन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन भी होता है. बहुत सारी जगहों पे इट्स नॉट जस्ट द वेस्टर्न थेरेपीज दैट वी यूज, इंडिजीनियस जो अप्रोचेज हैं जो कि थैंकफुली हमें पढ़ाया गया है कि हाउ इंडियन सिस्टम्स, जो भी इंडियन स्क्रिप्चर्स है उसने जो थेरेप्यूटिक फिलोसॉफिकल चीजें दी है वो भी कैसे सेल्फ एक्सप्लोरेशन में मदद करती है. तो वो चीजें भी यूज करते हैं. ऐसा नहीं है कि कुछ मॉडर्न सा अनरिलेटेबल सा क्लाइंट को पकड़ा दिया या करने के लिए बोल दिया. तो I mean, yeah, it's a combination of talking and exploring and working with your body, your emotions, doing homework, everything that is possible. Yes. और थेरेपी में एक बहुत ही अलग ही अच्छे किस्म का होता है जो है सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग. कि काफी बार ना वो लूप बना के आते हैं कि मैं नेगेटिव हो गई तो, मैं फेल हो गई तो, मैं रिजेक्ट हो गई तो, ये वो. सो थ्रू सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग हम उनको एक क्लैरिटी देते हैं कि ओके ये हो गया तो क्या ही खराब हो जाएगा. सो थ्रू दोस क्वेश्चंस हम उनको एक रूट पे लेके आते हैं जहाँ पे उनको इंसाइट मिलती है कि ठीक है दिमाग में व्हाट इफ वाला तो चल रहा था कि व्हाट इफ मैं रिजेक्ट हो गई, पर डीप डाउन तो कुछ और ही चल रहा है. सो वो इंसाइट भी हम उनको थ्रू थेरेपीज दिलवाते हैं. एंड विथ ऑल दिस धीरे धीरे जब सिम्टम्स जो प्रॉब्लम्स लेके क्लाइंट आए थे जब वो एक एक करके ठीक होते हैं,
सेल्फ एक्सप्लोरेशन भी हुआ, इंसाइट मिली, चीज़ें बेटर हुई, तब धीरे 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 हम सेशंस की फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं. वी मेक श्योर कि क्लाइंट इंडिपेंडेंटली उन चीज़ों को डील करे. राइट. वी हैव दिस सेइंग कि द गोल ऑफ थेरेपी इज टू एंड थेरेपी. यस. मतलब कि मतलब डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे कि अरे क्लाइंट को भगा देना है, नहीं. इट सिंपली मीन्स कि जब से क्लाइंट आता है हमारा एक गोल होता है कि कब धीरे धीरे उनको वो टेक्निक सिखा दे जो वो अपने आप से फिर खुद अप्लाई कर सके, एंड धीरे 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 सेशन की फ्रीक्वेंसी कम करके वी ट्राई टू मेक द क्लाइंट इंडिपेंडेंट सो दैट धीरे धीरे थेरेपी बंद हो सके. राइट, एब्सोल्युटली. और हमारा गोल ये भी नहीं होता कि जो प्रॉब्लम से क्लाइंट आया है वो प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाए तो हम टाटा बाय बाय बोल दे कि नहीं नहीं भाई अब खत्म हो गया अब चले जाओ, अब एंड हो गया हमारा. हमारा गोल उसके एक लेवल ऊपर भी होता है जो है रिलैप्स प्रिवेंशन. कि ठीक है आपको ये प्रॉब्लम हो गई, नाउ यू हैव द टूल्स एंड टेक्निक्स टू डील विद दैट, बट व्हाट इफ दिस राइजेस अगेन, तो आप क्या करोगे. हम उनको उनके लिए भी प्रिपेयर करते हैं कि ठीक है ये हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, और ये ना हो उसके लिए भी हम और क्या कर सकते हैं. हाँ एग्जैक्टली, जस्ट टू मेक श्योर. या कभी कभी मैं ये जोक मारती हूँ मेरे क्लाइंट्स के आगे कि आई नो आप भी चाहते होगे ना कि दोबारा मेरी शक्ल ना देखनी पड़े, तो यू माइट एज वेल कंटिन्यू दिस लाइफस्टाइल और दिस टेक्निक्स और Yes. दिस टिप्स, तो पॉसिबली मेरी शक्ल वापस नहीं देखनी पड़ेगी. तो Yes. आई मीन यस, थेरेपी मतलब भले ही हमने कितना भी ये बताने की कोशिश की व्हाट हैपेंस इन थेरेपी और इनसाइड द थेरेपी रूम, प्लीज अंडरस्टैंड इट इज अ जर्नी. है ना, वो कोई शब्दों में या सीबीटी या डीबीटी या स्कीमा थेरेपी मतलब उसके हेडिंग्स के अंदर नहीं डाल सकते हम. इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, एंड मतलब वो तभी समझ में आता है व्हेन यू गो थ्रू इट और व्हेन यू हियर what people have to say when those who have gone through it. Yes, of course. So it is subjective but highly transformational journey. Yes. That I would definitely say. Of course, Yes. I mean obviously तभी तो लोग कर रहे हैं ना, वरना क्यों ही लोग इतना इन्वेस्ट करेंगे थेरेपी लेने में. Yes, so with this we wrap up. Hope you have understood. थोड़ा सा ग्लिम्स मिले आपको कि थेरेपी रूम में अंदर एक्चुअली थेरेपी में थेरेपिस्ट और पेशेंट के बीच में होता क्या है. The agenda of this is again to just help you understand. और अगर अभी भी आप इतना मिथ और फैक्ट जानने के बाद, इतना क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल कंसर्न जानने के बाद अभी भी अगर आप डर रहे हो इस स्टेप को लेने में, तो एक रिक्वेस्ट मैं और करूंगी, जस्ट चेक एनी थेरेपिस्ट पेज और आरएम मेंटल वेलनेस गूगल रिव्यू पेज टू सी what people have to say about therapy. है ना, हम अगर कहते हैं तो लगता है अरे ये तो ऐसा ही बोलेंगे, but try listening to it from real people, those who have taken therapy, ताकि आपको भी वो हिम्मत मिले कि अगर थेरेपी लेनी है तो कैसे आप ये जर्नी कर सकते हो. Also, this is the 5th episode and we really would want to thank you for staying tuned, being with us. ये हमारे लिए भी पहली बार है and it gives us motivation to continue our work. Please let us know in the comments, in the feedback, personally or on the page, आप आगे क्या कंटेंट चाहते हो. Are you connecting yourself more with the cases, or you want to get some quick tips, or you want to know कि कौन सी थेरेपी कैसे सेल्फ हेल्प टूल के जैसे यूज कर सकते हो. Whatever you want to know more, please let us know. Accordingly, we'll bring more content. Yes, thank you for staying tuned. Bye bye. Bye.